नमस्कार मित्रों, आज हम हमारी पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसी सीरीज होने वाली है जो आपको आपके पुराने दिनों की याद दिलाएगी, आपको पीछे एक जर्नी की तरफ ले जाएगी और आपके आने वाले कल के लिए भी थोड़ी सी झांकियां दिखाएगी। युवराज भाई, અરે હા ભરત, કેમ છો? બસ મજા મજા મજા. બોલ બોલ બોલ. જો આજે આપણી મુલાકાત થઈ યસ અને સ્પેશિયલ ઓકેઝન છે આપણી માટે આજે. આજે ઘણી વાતો કરવી છે તમારી સાથે. वी विल ट्राई टू डू दिस इन इंग्लिश एंड हिंदी. जैसा कि मैंने आज आपको कार्यक्रम के शुरुआत में बताया, हम एक ऐसी शख्सियत से आज मिलने वाले हैं जो न सिर्फ पुणे में बल्कि भारत भर में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं. आज इनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे. इसको ऐसे गप्पे बात कर सकते हैं, हम गप्पे मारेंगे एक दूसरे के साथ आपके लिए. इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें होगी, व्यापार की बातें होंगी, धर्म की बातें होंगी, कर्म की बातें होंगी, कला की बातें होंगी, साहित्य की बातें होंगी. तो आई एम श्योर आप सब हमारे साथ ये जर्नी में चलने के लिए तैयार हैं. तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है. हाँ भरत, तू आज बहुत दिन से हॉस्टल में है. युवराज भाई, एक तो बारिश की मौसम और अपनी हॉस्टल का जो माहौल है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, कोई भी खींचा चला आता है. सही बात. और जैसा मैंने आपसे बोला, आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है. हम शुरुआत करते हैं. आप अपनी थोड़ी सी विजडम हमें दीजिए. ये जो 100 सालों का अपना इतिहास है, ये कैसे घड़ा, कौन से लोग कारणभूत थे इस चीज के लिए, किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था और किस तरह से ये पूरी जर्नी की शुरुआत हुई. सही बात है. मैं भी जब इस भूमि पर खड़ा रहता हूँ तो मुझे याद आता है कि अगर 100 साल पहले इन लोगों ने ये बीज नहीं बोया होता तो शायद आज तुम और हम यहाँ नहीं कर रहे. तो आप तो उनको तो याद करना ही चाहिए. लेकिन ये बात है लोकमान्य तिलक के जमाने की. आप तो जानते कि 1 अगस्त 1920 में लोकमान्य गए, लेकिन ये जगह 1917 में खरीदी थी. पुणे के एक व्यापारी थे, गगलभाई अतिभाई शाह. उन्होंने 10 एकड़ जगह ली थी लक्ष्मण वासुदेव परंजपे नाम के एक शेतकरी से. अच्छा. उनका बड़ा कपड़ा का दुकान था बाजारपेट में. फिर उसी समय कुछ जैन समाज के लोगों को लगा कि पुणे में अपना भी एक एजुकेशनल संस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो जमाने में जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में लोकमान्य तिलक ने शुरू किया. जी जी. और उस समय यहाँ पर गोखले पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, भांडारकर इंस्टीट्यूट, उसके बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज, गरवारे कॉलेज, अलग अलग इंग्लिश स्कूल, इतना एजुकेशन का दौर शुरू हुआ कि पूरे देश भर के बच्चे वो जमाने में पुणे में पढ़ने को आते थे. और उस समय फिर जैन समाज के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों को लगा. उन्होंने जैन विद्या प्रसारक मंडल की स्थापना की. अच्छा. और 1921 में उन्होंने गगलभाई अति साहब के पास गए कि हम हमें कुछ डोनेशन दीजिए. तो गगलभाई अति भाई बोले, देखो मैं तो डोनेशन के बदौलत मेरी जगह पड़ी है 10 एकड़, मैं आपको दे देता हूँ. तो जैन विद्या प्रसारक मंडल को गगलभाई रातिया ने 10 एकड़ ये जगह दी. उसमें से 1 एकड़ जगह उस समय स्थानकवासी संघ को, जैन कॉन्फ्रेंस स्थानकवासी संघ, तो उनको दे दिए, जो आज का फिरोज यहाँ पे हॉस्टल है. जी जी जी. तो 1 एकड़ के बाद ये 9 एकड़ जगह उस समय हमने 100 साल पहले ली. उसके बाद में ये भारत जैन विद्यालय की स्थापना हुई 1921 में. जी. एक तरीके से जैन समाज देखा जाए तो 100 साल पहले भी इतनी समाज सुधारकता की विचारधारा रखता था. और वो मुझे ले आता है हमारे गुरु महाराजों की परंपरा पे, जो वल्लभ विद्यासागर साहब जी का अपने स्टेच्यू यहाँ पे रखा है. इनके बारे में कुछ बताइए. जैन समाज उस समय बहुत सुधारक वृत्ति का था, ये तो मैं नहीं मानता हूँ. लेकिन अगर ये नहीं होते तो हम इस रास्ते में नहीं आते. हाँ, पुणे में जैसे कि मैंने कहा कि पुणे में एक एजुकेशनल का वातावरण था. यहाँ की जो लोग थे, यहाँ के अन्य समाज के लोग थे, उनका सब एक देखने के बाद यहाँ के लोगों पे ये असर तो हुआ कि हमें कुछ हमारे समाज के लिए करना चाहिए. और फिर जैसे कि उन्होंने पैसा इकट्ठा शुरू करने किया तो गगलभाई अतिभाई बोले, मेरी जगह है, मैं जगह दे सकता हूँ. तो उन्होंने वो जैन विद्या प्रसारक ट्रस्ट को ये जगह दी 9 एकड़. तो युवराज भाई, थोड़ा सा ये इतना अच्छा माहौल है. मुझे याद है यहाँ पे वो जो कुआं हुआ करता था, हाँ. अभी उसके ऊपर इतना प्यारा फाउंटेन दिख रहा है. yes. ये कभी बनाया आपने, कभी किया? ये तो आप जाने के बाद हुआ सब चीजें. लेकिन एक बात बिल्कुल कि वहां जाना मुश्किल था. हाँ, आपको भी याद आता होगा कि यहाँ जाना मुश्किल था. यार रास्ता नहीं था, रास्ता जाने के लिए रास्ता नहीं था. बच्चे आने को डरते थे. हाँ, बच्चा ही मिलना मुश्किल थे. हॉस्टल को एडमिशन
हॉस्टल देखने के बाद वापिस बैग लेके चले जाते रहे। बात वैसी थी जंगल जैसे। और यहाँ तो एक झोपड़पट्टी थी, हाँ याद वो होगी आपके समय में यस थी, हाँ। यस यस आई वो रिमेम्बर। झोपड़पट्टी निकालने में हमें बहुत दिक्कतें हुई। ये हॉस्टल नहीं था, हाँ। ऊपर का माला नहीं था, ये नीचे बाद में हमने इसको देख क्योंकि ये तो गिरने वाला था, मुझे यहाँ तक याद है। और ये सब गिरने वाला, मेस में से अंदर से झाड़ आ गए थे। हाँ और हमारे माहिर जैन विद्यालय जो नया व्यवस्थापन है, हाँ। उन्होंने ये डिमोलिश करने की ये दिया हमें कि डिमोलिश करो। अच्छा लेकिन जब बिल्डिंग का हेरिटेज, सौंदर्य और उसका इतिहास जब हमने देखा तो मुझे लगा इसको हमने रखना चाहिए। और लकीली आज तक 224 मतलब 100 साल पुराना ये दोनों बिल्डिंग है। और आज भी यहाँ पर बच्चे रहते हैं, हाँ 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर यहाँ पे रहते हैं। युवराज भाई आज तो लग रहा है जैसे मेघ राजा इतने खुश हो गए, इतनी बारिश आज हमारी जर्नी के ऊपर, ऐसा लग रहा है हमें वृष्टि हो रही है। शताब्दी तो हम अंदर ही आए, लेकिन उससे पहले लालच नहीं रुक पा रही है। थोड़ी सी बात हमें ये बीजेवी भारत जैन विद्यालय की बताइए, क्योंकि मैं भी इस बात का साक्षी हूँ, मैं खुद रहा हुआ हूँ यहाँ पे। हम जब देखते थे कीचड़ होता था, ये मुझे याद है, ये कट्टा भी नहीं था, पत्थर पड़े थे। कैसे आपने इसको, जब तब आपकी एंट्री हुई, आपने आके पूरा कंसेप्चुअलाइज करके इसको चेंज किया? मैं जब आया, जिस दिन आया, हाँ आप लोग ऊपर रह रहे थे और यहाँ पर पूरे जानवर बांधे हुए थे। बराबर। वहां पर एक झोपड़ी थी, झुग्गी झोपड़ी थी, रास्ता तो नहीं था, बच्चे पार्किंग यहाँ पर साइकिल करते थे और पैदल चला जाते थे जी। और कोई भी जाते समय ग्रुप से जाता था। हाँ। ग्रुप से क्यों सर, डर लगता है। उस समय पूरा डर का माहौल था। जी जी। पूरे आजू बाजू में इतने बंगलों कुछ नहीं थे। मुझे याद है कि हम यहाँ रोड से भांडारकर इंस्टीट्यूट देख सकते थे। तो इतने बदलाव, खाली बीएमसीसी कॉलेज, भांडारकर इंस्टीट्यूट और फिल्म इंस्टीट्यूट, ये बराबर है। ये चीजें छोड़ी तो शायद यहाँ पर कुछ भी इमारतें नहीं थी। जी जी। ये जो चेंज आया, लेकिन ये विद्यालय, ये भारत जैन विद्यालय हमारे जैन समाज का एक स्मृति स्तंभ है जी। ऐसा मैं मानता हूँ। जिन लोगों ने वहाँ पर डोनेशन है, उनके नाम प्लेट दिया है, साल भी लिखा हुआ है जी। 100 साल पहले की बात है। सही बात है। उन लोगों ने उस समय सोचा, जैसे कि उन्होंने आम लगाए इसलिए हम फल खा रहे हैं। तो यू आर ऑल्सो लकी, आप तो इतने बिहार से, धनबाद से आए, एब्सोल्युटली, यहाँ रहने का मौका मिला पुणे जैसे शहर में, और आप तो पुनावासी बन गए। जी जी जी। तो ये पुणे की खासियत थी कि जो भी पुणे में आता है पुणे वासी बन जाता है। लेकिन ये विद्यालय हजारों स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के गए, आज भी उनकी इमोशन इसके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं बोलता हूँ 150 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट ये 2 इमारतों में दिए हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका सारा श्रेय उस जमाने के जो लोग थे, दगल भाई हाथीबाई हो, मनीलाल मोतीचंद हो, या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पोपटलाल रामचंद्र शाह हो, उन्होंने पुणे शहर में ऐसा एक विद्यालय होना चाहिए ऐसा सोचा। वहाँ पर मेस थी पीछे जी, जहाँ तू देख रहे हैं, जहाँ पर बच्चों खाना खाते थे। बराबर। तो अभी हम आए तो वो गिराया था, मैंने वापिस रिकंस्ट्रक्ट किया, तो पूरा रिन्यूट किया। जब 100 साल एक्चुअली माहिर जैन विद्यालय को हुआ, उसके लिए हमें बजट मिला और वहाँ पर मैंने वो नील फलक भी लगाया हुआ। ये जो दिख रहा है, हाँ, वहाँ पर रहेगा कि हम शताब्दी के अवसर पर इसको थोड़ा रिन्यूट किया। हालांकि हमारा हेड ऑफिस कहता था कि इसको गिरा डालो, उनको ये धोखादायक लगती थी, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ कि अगले 100 साल ये इमारत वाह वाह। तो हम जाएंगे, यहाँ बहुत ही बारिश है, तो शायद अपन बैठ के बात करेंगे। जी 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 जी। सूरज भाई, लिटिल रिप्राइव फ्रॉम द रेन, जो बारिश आज बाहर है, थोड़ा अच्छा लग रहा है अंदर बैठ के। आई थिंक आपने काफ़ी हमें बताया अपने बीजेपी के बारे में, अपनी 100 साल पुरानी संस्कृति के बारे में। अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये कन्या छात्रालय, ये दर्शाता है हमारे समाज में स्त्री पुरुष की समानता। क्योंकि मुझे नहीं लगता है ऐसा यूनिक कंसेप्ट कहीं भी कि एक कंपाउंड के अंदर, इवन दो देयर आर 2 सेपरेट बिल्डिंग्स, but there is a boys hostel and then there is a girls hostel dedicated to the community. इसकी जो सोच आई कि एक गर्ल्स हॉस्टल भी होना चाहिए, दो जैनिज्म में हमने देखा है कि लड़कियां पढ़ती है, बट करियर ओरिएंटेड लड़कियां बहुत कम देखी है हमने। देयर आर जनरली बॉयज हु आर आइदर इनटू बिजनेस और डू प्रोफेशन। हाउ डू यू सी दिस? आप ये कैसे सोचते हैं कि गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी एंड एज अ कंसेप्चुअलाइजेशन कि बॉयज हॉस्टल के साथ गर्ल्स हॉस्टल का बनना, ये क्या एक संयोग था या एक सोची समझी अपने हिसाब से की हुई एक स्कीम?
जैसे तूने कहा कि हम श्रमण परंपरा पे विश्वास करते हैं और इस श्रमण परंपरा में एकमात्र जैन धर्म है जो हमारे दर्शन में ही स्त्री समानता को स्वीकारता है। इसलिए हमारे में साधु भी है, साध्वी जी भी है। जी। तो हमने स्त्री को एक सम्मान दिया है। लेकिन हम सब लोग व्यापार में गड़े थे, गांव-गांव में बसे थे। एक मारवाड़ी में कहावत है, जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। और जैसे भी स्कैटर्ड होके आए हम राजस्थान, गुजरात से, स्पेशली ब्रिटिश आने के बाद, क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान की स्थिति बहुत बेकार थी। वहां पर फसल नहीं था, पानी नहीं था, गांव नहीं थे, कोसों दूर गांव नहीं थे। तो लोगों अचानक से बेकार हो गए, राजे गए, रजवाड़े गए, उनके पास उनको काम था। हमारे पूर्वज वॉरियर्स थे, लड़ते थे, नौकरी करते थे, राजप्रासाद बांधते थे। तो जितने भी राजस्थान में आप कला कुसर देख रहे हैं, आपको मालूम है अगर कोई मारवाड़ी आदमी 6-6 साल अपने घर में नहीं आता था राजा के पास, इसलिए तो वो घूंघट सिस्टम आ गई। और फिर बैठे जॉब, क्योंकि खेतीबाड़ी नहीं थी। तो ज्यादा से ज्यादा कला कुसर आप आज राजस्थानी लोगों में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्कैटर्ड होने के बाद जब हम आए तो महाराष्ट्र आज के तारीख में लोगों को पता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जैन समाज महाराष्ट्र में। जी जी जी। इसका एक रीजन भी है, महाराष्ट्र एक शांत प्रदेश था। छोटे छोटे गांव में 1-2 दुकान भी लोगों ने किए, लेकिन वहां के स्थानिक लोगों के साथ उन्होंने इतना मिलजुलाव किया कि उनको कोई तकलीफ नहीं। पर हुआ क्या कि गांवों में इतनी एजुकेशन की सिस्टम नहीं है, सब एजुकेशन शहर में। और मैंने जैसे तुझे कहा कि भारत जैन में अगर लोग बच्चों को भेजना मुश्किल था, तो लड़कियों का शिक्षण तो बहुत मुश्किल जी। लेकिन समय के साथ जो डिमांड बढ़ने लगी, पुणे में 3 बॉयज हॉस्टल बने, HND बना, फिरोदिया हॉस्टल बना, अपना हॉस्टल बना। बॉयज हॉस्टल नई बिल्डिंग अपनी हुई 1965 में, तो बच्चों के लिए काफी सुविधा थी। जब हम हॉस्टल में थे कि यार हमारे बहनों के लिए कुछ नहीं है, हमें लगता था कि होना चाहिए। और मैं हॉस्टल में जब था तभी से मेरे दिमाग में था कि हमें गर्ल्स हॉस्टल बनाना है। जब हमने ये डिमांड रखी तो हमारा एज यूजुअल लोग कॉन्जर्वेटिव, नहीं छोकरियों માટે नहीं करो, आ શું ચાલુ છે, तो व्हाट यू आर डूइंग। तो उसके लिए बहुत गतिरोध पैदा हुए। हम दीपचंद भाई गाड़ी हमारे उस समय अध्यक्ष थे, उनके साथ में जाता था बम्बई में, तो गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि आप विद्यालय के आवार में मत करो, यहाँ प्रांगण में मत करो, बाहर कई जगह ढूंढो। उसमें हमारे 3-4 साल बर्बाद किए। फिर मैं लोकल लोगों को इकट्ठा किया, पुणे शहर के अलग अलग महिला मंडल, और बोले आप ये डिमांड रखो। और दीपचंद भाई गाड़ी को एक दिन बुलाया था, यहाँ पर बहुत बड़ा एक मेला लिया। और फिर यहाँ के लेडी ने बोला कि आप कहाँ है, इतनी बड़ी जगह पुणे के डोनर ने दी है, अगर आपको नहीं करना है तो ये जगह हमें वापस दे। उससे थोड़ा वो चल बिचल हो गए और उन्होंने मान्यता दी। और 2006 में हमने ये क्रांतिकारी हॉस्टल बनाया। मैं क्रांतिकारी इसलिए बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैन समाज आर्थिक दृष्टि सदन था, लेकिन वैचारिक या एजुकेशन में हम बहुत काफी पिछड़े थे। तो ये मेरे लिए पुणे का क्रांतिकारी पहल 2006 में हुआ, जिस शहर में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने या महात्मा फुले ने 100-150 साल पहले लेडीज स्कूल चालू किया। तो हमारा समाज इसीलिए पीछे था। लेकिन मुझे इसका समाधान है, अगर तुम मुझे पूछेगा कि सर आपने कौन सा अच्छा काम किया, तो एक तो ये जमीन बेचने से बचाई, उसको प्रोटेक्ट किया, और दूसरा ये गर्ल्स हॉस्टल। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि एक लड़की पढ़ना और एक लड़का पढ़ना, इसमें बहुत फर्क मानता हूँ। एक लड़की पढ़ने के बाद मैं पूरे फैमिली को पढ़ा रहा हूँ, पूरा परिवार एजुकेटेड होता है। और उसका रिजल्ट्स गत 10-15 साल में मैं देख रहा हूँ, बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहे। आज के तारीख में अगर तुम मुझे स्टैटिस्टिक पूछोगे तो बच्चे से लड़कियां ज्यादा आगे जा रही है। जरूर, क्योंकि स्टडी भी करती है, सिंसियर भी होती है। और हमने यहाँ क्या किया कि देखो एक समय एकदम क्रांति तो नहीं ला सकते, मैं स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूँ, लेकिन यहाँ देखो धर्म भी है, मंदिर भी है, ये भी है। तो पेरेंट्स लोगों को लगा कि यहाँ संस्कार भी रहेंगे। और हमें हमारा पर चैलेंज क्या था कि 15 साल ये जो हमने ये कमाया है नाम, उसको बरकरार रखना। मतलब टॉप में जाना आसान है और टॉप में टिकना बहुत मुश्किल होता है। बट आज 16 साल के बाद भी ये साल की स्थिति ऐसी है
40 लड़कियों के लिए 400 एप्लीकेशन आते हैं। और 97 को एडमिशन क्लोज होता है। बस हमारा तो जवाब यही है, हमारा सक्सेस का जवाब ये है कि पेरेंट्स जो बॉयज हॉस्टल के बाजू में गर्ल्स हॉस्टल है वहां पर लाइन लगा के खड़े खड़े हैं। हैं। तो ये मेरा जो एक मॉड्यूल था वो सक्सेस हुआ ऐसा मानता हूँ कि सेम बॉयज हॉस्टल के प्रीमाइसेस में गर्ल्स हॉस्टल, और मैं तो मानता हूँ ये एक दूसरे को इतना पूरक हुआ कि गर्ल्स हॉस्टल होने से बॉयज भी सुधर गए। सही जो कहा। लोग हमारे भारत जैन में आधे चड्डी में घूमते थे आपके समय, जी, याद है? जी, आज जरूर। सुबह से पैंट शर्ट पहन के एकदम तैयार हो जाते हैं। तो एक दूसरे की ये जरूरत होती है। जी। सभ्यता एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, निर्भर होती और ये सभ्य समाज की एक निर्मित करने का एक बहुत बड़ा मौका मुझे इस गर्ल्स हॉस्टल के माध्यम से। आई थिंक आपने 2-3 बहुत अच्छी बातें कही जो मैं हमारे दर्शकों के लिए भी दोहराना चाहूँगा। सावित्रीबाई फुले, आई थिंक भारत के पहले महिला डॉक्टर जिनके नाम पे पुणे यूनिवर्सिटी का नाम है। हाँ, 100-150 साल पहले वो आए, उन्होंने क्रांति लाई। हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये पिछड़ापन था। मुझे याद है पहले की औरतें सर ढक के चलती थी, समाज में बाहर आती नहीं थी, काम करना तो दूर की बात है, वो नजरें भी नहीं मिलाती थी। आई थिंक सब जगह हम देख रहे हैं, आप चाहे 10th की बात करें, 12th की बात करें या इवन प्रोफेशन की बात करें, सब जगह लड़कियां आगे हैं। और हमारे भारत हिंदुस्तान के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जितनी पॉपुलेशन बॉयज़ की है ऑलमोस्ट उतनी ही गर्ल्स की है। और जब ये गर्ल्स मेन स्ट्रीम में आएंगे, जब ये चालू करेंगे काम करना, तब देश की प्रगति कितनी फास्ट होगी, ये भी एक अपने आप में सोचने की बात है। तो बहुत अच्छी बात है आज तो आपने कही। मैं तुझे एक मुद्दा और कहना जी जी कि कोई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि हमने सप्रेस कल्चर, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जी, जी, विश्वास जी। किया, और जिनके हाथ में धर्म सत्ता थी, मैं उनको प्रणाम करूंगा, उनको रिस्पेक्ट रख के कहना चाहता हूं कि उनको ये मौका था कि सबको समान संधि देना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी हमेशा स्त्रियों के ऊपर धर्म की जिम्मेदारी दी। या घर वालों ने भी, देखो मम्मी और अपने, अगर हमारे पूर्वजों को याद करेंगे तो उनके में हमने मंदिर दे दिया, हम व्यापार करते बैठे। जी तो ये चीज बहुत क्रांतिकारी थी कि लड़कियों में एजुकेशन में लाना और लोगों को समझाना या। कि अब एजुकेशन की जरूरी है। और जैसे आपने कहा बिल्कुल, आनंदीबाई जोशी पहली डॉक्टर 200 साल 300 साल पुरानी, जो ब्राह्मण समाज में हुई। और पुणे का वैशिष्ट्य यह है कि पुणे भारत का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी एजुकेशनल रिफॉर्मेशन और रिवॉल्यूशन हुई है वो पुणे में हुई है। 1838 में पुणे में ही विश्राम बाग वाड़ा में मैकॉले की स्कूल इंग्लिश मीडियम की शुरू हुई, जहाँ पर आदर 1838 तिलक सब पढ़े। जी उसके बाद में आज का जो डेक्कन कॉलेज है, उसका उस समय नाम था पुणे कॉलेज, अच्छा। जो अभी एरोड़ा में है। हाँ। वो अभी उधर आर्काइव्स और पुराण तत्व का ये कॉलेज है। ये सब कॉलेज उस समय हुआ और ब्रिटिश लोगों ने ये सब लाया। जी। तो ब्रिटिशों का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि उन्होंने हमारी दिशा चेंज कर दी, रिफॉर्मेशंस आने लगे। आपको याद होगा राजस्थान में स्त्रियों में सती की चाल, जी। ज्वार, पुणे जैसे सनातनी शहर में केशवपन, विधवा विवाह नहीं। एक बार तुम्हारा 13 साल में भी विधवा हुई आप, तो आप वापिस शादी नहीं कर सकते, जीवन भर आप नहीं कर आपको सकते। बाल काटने पड़ते थे। तो ऐसे सनातनी वातावरण से आज हम 2024-25 में जिस स्थिति में पहुंचे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रोल एजुकेशन ने किया है। और हम लकी है कि पुणे में ये काम करने को मुझे मौका मिला। और मैं यही चाहता हूँ, मेरी सोच यही थी गर्ल्स हॉस्टल शुरू करने के लिए कि समाज को अगर आगे लाना है। हमारे विजय वल्लभ सुरीश्वर जी का ही यही कहना था, उनके जो गुरु थे आत्माराम, उनको यही कहना था कि अगर जैन समाज का उत्थापन करना है, उन्नयन करना है, तो हमें एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है, उस समय विजय वल्लभ सुरीश्वर जी को अन्य साधुओं ने बहिष्कार किया था। जी 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 तो जी। उस समय साधुओं की भी सोच थी कि है एजुकेशन। यहाँ पर भिड़े स्कूल, जब अभी जो दगड़ू शेठ हलवाई गणपति है, वहां पर पहली स्कूल चालू की सावित्रीबाई फुले ने, तो एक लड़की को मार डाला उनके कम्युनिटी के लोगों ने, स्कूल में जाती थी। ओहो। ये डॉक्टर विश्राम घोले जो है, घोले रोड, जी। उनके खुद की लड़की जिसका नाम था बाहुली, आज भी वहां पर बाहुली हाउस है। अच्छा। वो उसके स्मरण में बनाया हुआ, लेकिन उसको लड्डू खिलाया काश डाल के। बोले तुम स्कूल में डालती? स्कूल में डालना महापाप था। ऐसे शहर में
आज गर्ल्स हॉस्टल खड़ा करना ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात। क्रांति का एक पहल है। नहीं, कहाँ पिछड़े समाज से आके कहाँ तक हमारी प्रगति हुई है। आई थिंक दिस शोज इन इटसेल्फ Yeah. द प्रोग्रेस वी हैव मेड। सो विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन और बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। ये मुझे स्विफ्टली दिस टेक्स मी टू आपके खुद के कॉलेज काल में। जैसा कि हमने सुना है आप अपने समय में बहुत शैतान हुआ करते थे, और ये सिर्फ हमने आपसे ही नहीं आपकी पुस्तक में पढ़ा है, बहुत सारे आपके दोस्तों से बात करी है। आपके कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जिनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में, बट आपकी थोड़ी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए। आप कहाँ से आए, तो मैं आपने क्या किया? बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पहली एक बात तो मैं बोलता हूँ, लाइफ में कॉलेज में जो बैक बेंचर्स रहते, जो स्टडी में अच्छा नहीं होते, वो लाइफ में आगे हो जाते क्योंकि वो जुगाड़बाज होते जी और जो स्कॉलर होते हैं उनको ऐसा लग रहा है कि यही है हमारी जिंदगी का सबसे आखिरी है। पर मैं बोलता हूँ कि ज्ञान खाली बुकों में नहीं है, करिकुलम में नहीं है, ज्ञान तो आपके जिंदगी इंडियन में में पड़ा है, जिंदगी में है। जी। और मैं लकी हूँ एक छोटे गांव से, जमीन से जुड़ा हुआ था, खेतीबाड़ी थी घर में, तो गांव के लोग, वहां की गरीबी, वहां लोगों की रहन सहन, ये सब पर देखिए छोटे गांव में, मेरा गांव का नाम था अवसरी, जैसा एक छोटे गांव से मैं स्कूलिंग भी वहां पर किया। जी। और मैं बदमाश था, बदमाश मतलब ये शैतानी था, पर मेरी शैतानी पॉजिटिव विधायक थी। कॉलेज में भी मैं जब बीएमसीसी में आया, उसके पहले मैंने आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लिया। आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आर्किटेक्चर शब्द का स्पेलिंग भी मालूम नहीं था। अंग्रेजी गांव से आने के बाद कच्ची, लेकिन मेरे गांव के सीनियर बोला नहीं ये बहुत अच्छी लाइन है, और मेरे मन में था कि मैं कुछ क्रिएटिव आदमी हूँ। मैंने एडमिशन ले 2 महीने में अभिनव कॉलेज में गया। अच्छा। मेरे काका है, वो हमारे घर के सब एजुकेशन के डिसीजन लेते, बोले तूने ये इधर क्यों लिया एडमिशन, ये अपना कोई संबंध नहीं, अपना तो घर में बिजनेस है, हमें कॉमर्स में जाना है। मुझे वहां से निकाला और बीएमसीसी में शिफ्ट। लेकिन आज ये चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिस आर्किटेक्चर कॉलेज से मुझे निकाला गया, मुझे इतना दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना नहीं, चलो ये नहीं तो ये कर लेंगे। कॉमर्स में है। मैं कभी भी कॉमर्स में कभी भी मेरे को रुचि नहीं, आज तक नहीं रही। हिसाब किताब वाला तो वो नहीं, दिखता है आप जिस तरीके से व्यक्त लेकिन करते हैं आप। आर्किटेक्चर कॉलेज के निकालने के बाद ऐसे ही मेरे पास एक संस्था आई और बोले कि हमारा कॉलेज लॉस में जा रहा है, आप चलाने को लो। तो एक आर्किटेक्चर कॉलेज था, वो हड़पसर में एक बिल्डिंग में चलता था जी। मिस्टर शरद खरे नाम के एक किस्म थे, वो मेरे पास आते थे, लेकिन उनका इतिहास अच्छा नहीं था, तो लोग बोलते इनके नाद में मत लो। लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो मैंने महावीर जैन विद्यालय को बोला कि अपन आर्किटेक्चर कॉलेज शुरू करेंगे। तो महावीर जैन विद्यालय ने हमारा प्रस्ताव को इनकार दिया, बोले ये सब झमेले में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ा, मेरे कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, उनके जो कर्जे थे आउटस्टैंडिंग, वो हमने इकट्ठे किए, दे दिए, और वो संस्था टेक ओवर की। और मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि पुणे में पिरंगुट एक गांव है, वहां पर हमने 5 माले की बिल्डिंग खड़ी की, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, पद्म भूषण वसंत दादा पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें पूरा जैन मैनेजमेंट के अंदर हमने शुरू किया। वहां पर मैं सेक्रेटरी हूँ, और आज के तारीख में पुणे विद्यापीठ में वो कॉलेज 1 नंबर पे। क्या बात है, क्या बात तो है। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये कॉलेज शायद अपने प्रांगण में हो सकता था, लेकिन ऐसा है ना कि जो संस्था में जो बड़े चेयर पे बैठते या ड्राइवर सीट पे पढ़ते, उसके हाथ में गाड़ी कहाँ लेके जाना। लकीली पुणे का गाड़ी में मैं बैठा हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ, और उसके हम साक्षी भी है, हमने देखा है वो चेंज होते हुए। तो दोस्तों हम बातचीत जारी रखेंगे युवराज भाई के साथ। हम उनके एक दोस्त से आपको मिलाना चाहते हैं। सो दोस्तों, बातों का सिलसिला जारी रखते हुए, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको मिलवा रहा हूँ युवराज भाई के एक मित्र से, जो उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, दोनों साथ में रहे हैं और दोनों का आपस में काफ़ी अच्छा मेल मिलाव है। अभी उसी के लिए आगे बढ़ाते हुए कमलेश भाई मोती वाले, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो कमलेश भाई, आप जैसा हमने सुना है, आप युवराज भाई के साथ आदिनाथ सोसाइटी में थे, उनके साथ रहे हैं, आप काफ़ी समय आप दोनों ने साथ में बिताया है। तो कुछ उनके बारे में बताइए, आदिनाथ सोसाइटी में आपका परिचय कैसे हुआ उनसे, और किस बारे में वो जाने जाते थे, उनका व्यक्तिमत्व, आपके ऊपर उनका प्रभाव, दोस्तों के साथ उनका व्यवहार, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें। हम करीब लास्ट 35 ईयर्स 35 साल से मित्र है। 35 साल पहले हमारा एक गुड मॉर्निंग क्लब था वहाँ, ओके, जहाँ आदिनाथ सोसाइटी के हम साथ में रहते थे, वहाँ क्रिकेट खेलते थे। तो वैसे 35 ईयर्स बैक
हम साथ में आए, साथ में ही रहते थे। बाद में बहुत से साल युवराज भाई आदिनाथ के चेयरमैन रहे। उसके पहले मेरे पिताजी चेयरमैन थे, उनके बाद उन्होंने टेक ओवर किया ओके। और वो भी चेयरमैन रहे। और उनका सबसे रेपो तो बहुत अच्छा था। आदिनाथ सोसाइटी में भी उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की और उनकी सब डेवलपमेंट का मैं साक्षीदार हूँ, क्योंकि 35 ईयर्स से बाद में मैं महावीर जैन के कमेटी भी उसी कारण महावीर जैन के कमेटी में आ गया। और सिंस 1998 इन ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स से मैं महावीर जैन में भी उनके साथ काम कर रहा हूँ और सभी जो भी डेवलपमेंट हुआ उसका सभी का साक्षीदार हूँ मैं। तो आप लेकिन जैसे आप सब हमेशा सीरियस बातें करते हैं या मस्ती होती है आप लोगों में? बहुत ही मस्ती करते थे हम पहले से, इसकी उड़ाओ उसकी उड़ाओ, उसमें ही हम ज़्यादा टाइम बिताते थे और सालों से यही सिलसिला चालू है आज तक। वाह वाह, धन्यवाद, थैंक यू आपका मत देने के लिए। अभी दोस्तों मैं और एक को बुलाना चाहता हूँ आपको बताने के लिए कि युवराज भाई की दोस्ती अपने हम उम्र से सीमित नहीं है। किसी भी आयु वर्ग के लोग उनके दोस्तों के मित्र मंडल में शामिल है। उसी सिलसिले में आपको और एक व्यक्ति से मिलाते हुए प्लीज मीट कल्पेश। हाउ यू कल्पेश? नाइस टू सी यू। सो कल्पेश, थोड़ा तुम्हारे बारे में बताओ। तुम कभी ये हॉस्टल में आए, तुम्हारा कब से कनेक्शन है युवराज भाई के साथ, और जैसा कि मैं जानता हूं अभी तक तुम जुड़े हुए ये हॉस्टल के साथ, तो इस आप तुम्हारी खुद की प्रगति में या हॉस्टल के लिए क्या ऐसा रहा कि तुम साथ में जुड़े हुए अब तक? मैं पाबल से हूँ। पाबल एक बहुत ही छोटा टाउन है, बहुत ही छोटा विलेज है। मैं 2001 से 2008 में पूना में आया था महावीर जैन में। Okay. 2008 के बाद मैं वापस पूना में ही सेटल हुआ और मैं जब से देखा हूँ सर को, ये पूरा रॉ हॉस्टल था, बट सर का रोज़ आना, यहाँ पे ध्यान देना, यानी हर एक ईंट अपन बोल सकते कि यहाँ पे सर ने वो बोली कि ईंट यहाँ पे लगाओ, तो यानी सर का रोज़ मैंने 20-22 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे अपन हिंदी में बोलते हैं गवंडी, मराठी में बोलते हैं, यानी ईंट वायु का काम हुआ नहीं है, ऐसा मैंने कभी 22 साल में एक दिन नहीं देखा। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने पूरा चेंज किया है। तो मैंने वो हमेशा मैं देखा था जब मैं स्टूडेंट्स था। उसके बाद में सर ने, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि सोशल काम करना चाहिए और मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैं जो भी कुछ बना हूँ, आज मैं पूना में सेटल हो गया हूँ, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से मेरे छोटे सपने हैं, मैं वो एक कोशिश कर रहा हूँ कि वो अचीव करूँ, बट उसमें महावीर जैन और युवराज सर का बहुत बड़ा रोल है। काश ऐसा एक टाइम था कि जहाँ पे मेरा एडमिशन महावीर जैन में नहीं हो पा रहा था, बट वो सिर्फ युवराज सर की वजह से हुआ। उसके बावजूद सर ने मुझे चांस दिया, यहाँ पे एक मौका दिया कि मैं यहाँ पे कुछ काम कर सकूँ। सर ने मुझे वो फ्रीडम दिया, बच्चों के साथ मेरा वो एक कनेक्शंस बन रहा था कि मैं मेरे जो जूनियर्स थे उनके साथ मेरा कनेक्शंस बनते गया और मैं यहाँ पे थोड़ा घुल मिल गया। तो सर हमेशा बोलते ना कि अपन कभी बुढ़ा नहीं होना चाहिए, ना एज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मन से जवान रहना चाहिए, क्योंकि अपन वो युवा के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। वैसे सर को मैं देखता गया और मैं वैसा वैसा कोशिश करता गया कि हमें भी वही चीज़ करनी है। सर का इतना सारा डेवलपमेंट है तो थोड़ा किधर ना किधर उसमें अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूट है, और जिस हॉस्टल ने मुझे खड़ा किया है उसको रिटर्न में कैसे दे सकूँ। ठीक है, कोई पैसों से दे सकता है, मैं मेरे टाइम से देने की कोशिश करता हूँ और वो एक अचीव करने की कोशिश की। एक मुझे यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं बाहर जो भी कुछ नहीं कर पाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एकदम रिलैक्स लगता है। दिस इज, ये पावर है, पॉजिटिविटी है यहाँ पे। सो कल्पेश, हमने सुना है बच्चे यहाँ पे बहुत खुश रहते हैं, बहुत सारी इवेंट्स आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। हम डांडिया की बात करें या फेयर की बात करें या पेरेंट्स मीट करते हो, अलुमनी की मीट करते हो, बहुत सारे फंक्शंस कराते हो, ट्रिप पे लेके जाते हो बच्चों को। तो ये कैसे, ये सब मैनेज कैसे हो सकता है? इतने बच्चे, जहाँ पे लोग 10 बच्चों को नहीं संभाल सकते, आप लोग 300-400 लड़के, 200 लड़कियां कैसे ऑर्गेनाइज करते हो ये सब? देखिए, ये एक चीज़ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। युवराज सर का एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, क्या होगा, या तो सही करेगा तो गलत करेगा। सर के पास दोनों चीजों के लिए ऑप्शन है, सही करेगा तो वेल एंड गुड, गलत करेगा तो तू ये चीज ये तरीके से कर, उसे सीखने का मौका मिलेगा। सर का एक ही चीज है, यहाँ पे गलती करेगा तो चलेगा, बाहर गलती नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो कलेक्टिव वर्क है, टीम वर्क है, सर का एक चीज हमेशा देखा है कि सर जो भी काम करते हैं वो टीम वर्क के हिसाब से देखते हैं, तो बच्चे उसी हिसाब से इतने जुड़ जाते हैं। और एक चीज है कि जो पास स्टूडेंट्स है यहाँ के, कोई भी अपना महावीर जैन का बड़ा इवेंट है तो उनको बुलाना नहीं पड़ता है, उनको पता है कि हमें यहाँ पे ये इवेंट के लिए जाना ही है, तो उनका भी एक सहयोग रहता है। वो लोग आके भी एक सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो वही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, आप रिलीजियस लो, आप कल्चरल लो, आप स्पोर्ट्स लो, या आप कोई भी सोशल इवेंट्स लो, हर एक फील्ड में
हमारे बड़े बड़े अपने महावीर के फंक्शंस होते हैं, और ये सिर्फ बिकॉज ऑफ टीम वर्क। और आप लोग कहाँ पे जाते हो ट्रिप को, कहाँ कहाँ पे आप ट्रिप घूमते हो? हार्डली कोई इंडिया का ऐसा कोना रहेगा कि जहाँ पे हम लोग नहीं गए। क्या बात और है। 140 लोगों को ट्रिप पे 10-10 दिन लेके जाना, वो भी विथ फूड। इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट इट्स नॉट इजी, बहुत यू हैव फूड रेस्ट्रिक्शन एज वेल, राइट? यस, एग्जैक्टली। तो बट वो एक चीज है, सर हमेशा क्या बोलते हैं कि मैं अगर ये मान के चलो एक घाट में से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इच्छा हुई खाना खाने की, तो मुझे उधर खाना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए हाँ, फिर। रुकना यानी जहाँ पे मन हुआ वहाँ पे एंजॉय करते आना चाहिए। वो एक चीज है, बस उसके लिए क्या पूरा टीम 10 दिन का खाना यानी हर एक चीज साथ में रहती है। So the concept of learn with fun. Yes, learn with fun. Awesome. Thank you so much Kalpesh. Thank you for sharing your view. युवराज भाई, अभी आपके इतने रंगों की बात हम कर रहे हैं, थोड़ी सी जो हमने काफ़ी सुनी है, और ये मेरे को पर्सनली भी मुझे आपसे पूछना था, फेक सत्ता के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि फेक सत्ता का नाम लेते ही चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। ऐसा क्यों है, क्या था ऐसा फेक सत्ता में जो आपने किया था? हम कॉलेज में थे, बीएमसीसी में, हाँ, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं गांव से आया था। हालांकि मैं गांव में भी था तो भी डिबेटिंग, लिखना, ये मेरी आदत ही थी, शायद मेरे पिताजी के कारण। राइट। लेकिन जब कॉलेज में आया तो एवरीवन इज खुद की आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश करता है, नेचुरली होता है। कॉलेज की लाइफ ही वैसा एक रोमांटिक लाइफ होता है। या तो अपने अंदर की तो क्वालिटी है, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं था। जी। तो मैंने सोचा, वैसे तो मैं डिबेटिंग में भाग लेता था कॉलेज की तरफ से, और ड्रामा में बेसिकली पुरुषोत्तम कंडक में हिस्सा लिया। ड्रामा में मैंने शफायत खान के एक ड्रामा में पहला रोल किया था। तो जिंदगी के हर शौक की मजा लेना ये मेरा एक स्वभाव था। तो लिखना मेरा एक ये था, मैं बहुत ह्यूमरस वे, एक तो ह्यूमर है मेरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी पूंजी है। राइट। और मैंने सोचा क्यों हम इसको न्यूज़पेपर के माध्यम से ट्राई करें। मैंने ट्राई किया शुरुआत में हस्तलिखित में, और वो नोटिस बोर्ड पे लगाते थे। उसको इतना रिस्पॉन्स मिलेगा मैंने सोचा नहीं था जी। फिर हमने सोचा हम इसको प्रिंट करेंगे। आप मानोगे नहीं, मेरी जिंदगी एक सत्ता ने बदल दी। एक तो पूरे शहर के पूरे सब कॉलेज में वो सर्कुलेट होने लगा जी। और लोग एडवर्टाइज के लिए घूमते हैं। एडवर्टाइज वाले मेरे पास आते क्योंकि उनका जो टारगेटेड क्राउड था कॉलेज की स्टूडेंट्स, तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट थे उनकी एड मुझे मिलने लगी जी। तो मेरा अंक, फिर मैं ह्यूमरस इतना लिखने के बाद अलग अलग कॉलेज में मेरे रिप्रेजेंटेटिव, वाडिया हो, एसएनडीटी हो, बीएमसीसी हो, एसपी कॉलेज हो, वहां से इतना रिस्पांस मिला कि वो जमाने में आप मानोगे नहीं, आई वॉज मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द सिटी। कौन से भी होटल में गया, रेस्टोरेंट में गया, तो 4-5 बच्चे आते थे मेरे साथ। तो एक अलग से फील आता था। जी जी जी। फिर उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती थी, क्योंकि पीपल आर डिमांडिंग एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं कुछ लोगों अच्छा। के। जी। फिर बाद में मैं लॉ किया, जर्नलिज्म किया। हाँ। जर्नलिज्म के बाद में मैं लोकल न्यूज़पेपर में मेरे कॉलम चलते थे, स्पेशली कॉलेजेस में यूथ के बारे में। ओके। तो यूथ में मैं वैसा ही हमेशा कनेक्टेड था। और मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि आज तक, मतलब उम्र के ये पड़ाव पर भी आज मैं यूथ ही हूँ। मैं एक आत्मा ऐसा आदमी हूँ जिसकी उम्र ही नहीं बढ़ती है। वो तो हम देख रहे हैं। हाँ। और मैं सबको चाहता हूँ कि बोलते हैं कि आपकी भी उम्र को रोक के रखो, राइट। आपके अंदर के बच्चों को रोको, और बच्चों को हमेशा लेके साथ में घूमो। सो युवराज भाई, तो आप बोलेंगे फेक सत्ता ने आपके जीवन में जो कनेक्शंस हैं उसको निर्माण करने में उसका एक हाथ है, फेक सत्ता का? बहुत बड़ा हाथ है। शहर भर मेरा परिचय होने लगा, रिसोर्सेस क्रिएट हुए, बहुत लोगों से मेरे संबंध आए, और सबसे बड़ी बात मुझे ये पसंद, लोगों को ह्यूमर अच्छा लगता है। लोग लिखते हैं बहुत सारे लेख, आर्टिकल, लेकिन किसी की उड़ाना, किसी के साथ मस्ती करना, जी। उसको एक विडंबनात्मक ढंग से पेश करना, हाँ। लोगों को पसंद आता है। और उस समय टीवी पर शो आते थे, लाल भट्टी वाज माय आइडल। वो आदमी इतना गंभीरता से इतने सुंदर विनोद निर्माण, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा, यस यस, उल्टा पुल्टा। तो ऐसे मैं भी वही स्टाइल से फेंक सकता, वही था। और ऐसा कहते हैं युवराज भाई कि रोना इजी है
हंसना मुश्किल और है। किसी को हंसाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बहुत बहुत सही बात की। आजकल तो लोग हास्य क्लब में जाते हैं हंसने के हंसने लिए। ये तो मैं मानता ही नहीं कि आपको हंसने के लिए हास्य क्लब में जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिंदगी भर अपने दुखों को साथ में लेके हंसने के सर्च में जा रहे जा हैं। रहे हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ जिंदगी को ही हास्य क्लब बनाओ और रात दिन मैं कभी भी आपको टेंशन वाला आदमी दिखूंगा नहीं। लोग मुझे बोलते भी यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं तेरे को मिलना चाहता हूँ। तो बहुत लोग हैं मेरे ऐसे, बहुत दोस्त हैं जब वो टेंशन में आते बस मेरे साथ बात करना आके है। बात करना चाहते हैं। क्योंकि मैं टेंशन नाम की चीज मुझे पता ही नहीं है। हाँ, अगर मेरे कारण किसी को टेंशन आए तो बात अलग है, बट मैं सही मायने में लोगों को जिंदगी बहुत सिंपल है, लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं। और कुछ तो ऐसा जो हमें मिलना नहीं है, मतलब अगर कोई हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहता है और नहीं मिली तो उसको फ्रस्ट्रेशन तो आई है। तो सपना भी ऐसा ही रखो जो रियलिस्टिक रखो, रियलिस्टिक। जो कर सकते अनफॉर्चुनेटली लोग सुख शोध में संसाधन के पीछे भागते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पैसा कमाया तो साथ साथ सुख आएगा। उल्टा ही हो रहा है, दुख ही जितना होता है। पैसा वो दुख लेके आता है। सही बात है, लेकिन आप लोगों को आनंद बांटो, आपका आनंद बढ़ता है। बढ़ता है। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी एज कितनी है, मैं बोल रहा हूं, आप जज करो। तो एज तुम्हारे शरीर से नहीं होती है, तुम्हारे प्रवृत्ति से होती है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंदर के बच्चों को जिंदा रखो। तुम जहाँ नाचने का मौका मिला सोचना नहीं मैं ये हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं कैसे नाचूं, मैं नाचूंगा। क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि हम फंस गए हैं। इससे मैं लोगों को मुक्त करना चाहता हूँ। बच्चों को भी मैं यही सिखाता हूँ, अच्छी सुखी जिंदगी के लिए पैसा नहीं लगता है। लोगों की कंसेप्ट गलत है। लोगों को लगता है बहुत सारी अच्छी गाड़ी से उतरे। मैं दावे के साथ कैसा होता है कि मर्सिडीज में जब आदमी उतरता है वो देखता है इधर उधर, मेरे को कोई देखता है क्योंकि उसकी गाड़ी देखते लोग। मैं साइकिल पे भी घुमा तो मेरे पास 50 बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो इंसान से जुड़ो, वो कनेक्शन क्या। और मेरे ख्याल से आज जो मैं हॉस्टल में काम कर रहा हूँ यही रीजन है कि मैं स्टूडेंट के साथ दोस्त हूँ। मैं कोई सेक्रेटरी कभी पोस्ट, कोई भी स्टूडेंट मेरे बारे में ये भी बोलेगा नहीं कि सर हमारे सेक्रेटरी ये, उनको भी शायद पोस्ट भी मालूम है, बट दे आई एम अ गुड फ्रेंड। और मेरे ख्याल से मैं सबको कहना चाहता हूँ जिंदगी को आसान बनाओ, हंसते हंसते जियो। अब ज्यादा दिन नहीं, कल हो ना हो जिंदगी ना मिले दोबारा। सही बात। एक बार आप खेल रहे मैदान पे, एक बार विकेट गई, तो जब मिला है मौका तो मारो चौका और एंजॉय द लाइफ। और यही जिंदगी का मेरा नीति रहा। और मेरे पास जितने भी लोग आएंगे वही बोलेंगे सर यही सिखाएंगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स के पूछेंगे कि सर का सबसे बड़ा सेंटेंस कौन सा है, तो आपको 1 मिनट में बोलेंगे कल हो ना हो जिंदगी ना मिले तो। वाह वाह वाह। नहीं सच्ची में आपने जी जो बातें की उससे सीख तो मिलती है, बट पता भी चलता है कि आपका व्यक्तिमत्व जो सप्तरंगी व्यक्तिमत्व है, अलग अलग रंगों से जुड़ा हुआ। सो आई थिंक काफ़ी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। सो थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और 2-3 बातें करनी है आपके साथ। ये इतना सुंदर मंदिर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैन मंदिर है, देखते ही नतमस्तक हो जाता है आदमी। आपकी कही हुई एक बात है जो मुझे याद आती है और उसके ऊपर थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। आपने कहा था कहीं तो कि महावीर को मानने वाले बहुत है, लेकिन महावीर की मानने वाले बहुत ही कम है। बहुत ही मार्मिक बात है ये युवराज भाई, और ये बहुत कम लोगों को ये समझेगा। इसलिए मार्मिक है कि हमने धर्म को रिचुअल्स में फॉलो किया है, लेकिन जैन धर्म एक बुद्धिवादी धर्म है, एक विचारधारा है। और महावीर और बुद्ध उस जमाने में विचारवंत करके आए हैं। खुद भगवान महावीर गॉड को नहीं मानते। सही है, ट्रू। पर जैन लोगों को अगर ऐसा बोला कि अरे गॉड को नहीं मानते, जैन धर्म निरीश्वरवादी, इसका मतलब वो पलायनवादी नहीं किया। लोग जाते भगवान मेरा भला कर, ये जैन धर्म नहीं मानता। नहीं, जैन धर्म बोलता है कि अच्छे कर्म कर, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत। सही बात। और कर्म सिद्धांत बुद्ध और महावीर ने दुनिया को दिया। वैदिक परंपरा के खिलाफ जो एक रिएक्शन आई, जो नई विचारधारा आई, वो है जैनिज्म। अनफॉर्चुनेटली आज के जैनों में जो विचारधारा के बारे में कोई बातें नहीं करते, रीति रिवाज रिचुअल्स में फंस गए, पर्यूषण में ताप तपस्या ये करना उनको ही धर्म मानते हैं। पर एक्चुअली अगर आप जैन धर्म का स्टडी करेंगे अच्छे से तो आपको रिचुअल्स को विरोध करने वाला धर्म जैन धर्म था। जैन धर्म में उस समय भगवान महावीर ने एक विधवा को विवाह लगाया, या आगमों में लिखा है जी। तो कोई पढ़ता नहीं। आहार विहार के कोई नियम आगम में दिए नहीं, लेकिन लोग वही फॉलो करते और उसको ही धर्म मानते।
तो धर्म के बारे में जितनी बुद्धिवादी समीक्षा जैनों में हुई नहीं, इसका रीजन वही है कि हम एजुकेशन में बहुत लेट आए, पीछे लेट तो हमने कभी स्टडी किए नहीं। जैन धर्म का जितना भी इतिहास है, जितना भी लिखा गया वो सब नॉन जैनों में लिखा है। ये भी एक विडंबना है। एक विडंबना है। और जो जैन पीएचडी वाले मिलेंगे आपको, जो भी गुरु हो जो भी हो, उनके गाइड भी आप देखेंगे तो नॉन जैन है। और वो लोग संशोधक है, क्योंकि जैन धर्म है ही नहीं, इट्स अ परंपरा, वे जैन ऑफ धर्म लाइफ। वे ऑफ लाइफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैन धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। जैन धर्म अनेकांतवाद कहता है, मतलब आप भी सही है, मैं भी सही हूँ, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है। जैन धर्म अपरिग्रह मानता है, मतलब ऐसा कि तुमको जितना जरूर है उतना ही रखो, रखो। और जिसको जरूरतमंद है उसको दो। दे दो। तो देखो सत्य है, अहिंसा मानता है। अहिंसा आज के दुनिया के सभी सॉल्यूशन में अहिंसा है। अहिंसा है। अगर यूक्रेन और रशिया के लिए भी जवाब मेरे पास अहिंसा ही है। सही बात है। तो एकदम। महावीर ये युग पुरुष थे, युग प्रवर्तक थे, इसलिए मेरा वो चीज है, महावीर को मानने वाले बहुत है। but घर में महावीर- मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे, पोल्यूशन में कपड़े पहनेंगे अच्छे, ये महावीर को मानने वाले उत्सव बनाया धर्म का। लेकिन महावीर की बात मानने वाले, और वो काम हम यहाँ पर करते हैं विद्यालय में। सही बात है। हम इतने लोगों की जिंदगी को आकार आयाम देने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, जितनी हमारी क्षमता है जी, हम जी। ट्राई करते हैं उनको समझाने की, और धर्म के सही रास्ते में जीना है। तो मेरा आपके साथ जो बिहेवियर है वो मेरा धर्म है, वो होना और चाहिए। इंसान के साथ जो मेरा बिहेवियर है वहां धर्म की जरूरत है। जी, रोज के आपके व्यवहार धर्म में की निर्मित ही सामाजिक नियमन के लिए आई है। सही है। वो समय में लॉ ऑर्डर नहीं था, प्रदेश नहीं थे, राज्य नहीं थे। तो आजकल तो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है। उस समय का लॉ ऑफ लैंड धर्म था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रागतिक विचारधारा दुनिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म में मिलती है। जी, आप नालंदा से जानते हैं कितने सारे बुद्धिवादी विचार। भगवान महावीर ने बोला कि मतलब जियो और जीने दो। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीव को जीने का हक है। इकोलॉजिकल अधिकार है। Yes. आज गवर्नमेंट भी ये कहते हैं इकोलॉजी को संभालो, झाड़ों मत काटो। अभी धर्म, जैन धर्म में तो झाड़ काटना भी पाप है। बाप है, सही बात है। मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन, साइंटिफिक धर्म भी नहीं, Yeah. साइंटिफिक विचारधारा है। विचारधारा। हम अभी धर्म के युद्ध में फंसे। आज जो देख रहे, हम दुनिया में देख रहे, भारत में देख रहे, क्या चल रहा है। इंसान और इंसान एक दूसरे को धर्म के कारण मार रहा है। जितने भी 8 से 10 हजार युद्ध हुए वर्ल्ड में, सब धर्म के लिए सब हुए। धर्म के लिए। ट्रू ट्रू। तो एक तो धर्म मात्र एक जो आलंबन होना चाहिए लोगों का, वो एक विडंबना बन गई है। विडंबना बन गई है। और जो धर्म के गुरु हैं, लोगों को जिन्होंने सिखाना चाहिए, वही लोगों को अगर गलत लड़ा- सिखाने लगे, सही बात। तो मेरे ख्याल से इंसान आगे के लिए, इंसान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और मानवता, जैसे कि मानवता का ह्रास होने लगा है। और ये तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी है कि हमको मानवता को बरकरार रखें। जितना भी अच्छा काम करना है मानवता के लिए करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई भी धर्म यही इसके सब और यही सिखाता है, सब यही सिखाता है। लेकिन धर्म ये आज के लिए, जैसे कि मार्क्स ने कहा था, वो एक अफू की गोली बन गई है। तो ये अफू की गोली बन गई है, ऐसा मैं और लोगों का वो धर्म के प्रति अपने अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करना, वो सगवड़ी प्रकृति धर्म बन बोलते गई हो है। तो सगवड़ी। सगवड़ी जब धर्म मेरा नुकसान करता है तब मैं धर्म को बाजू में रखता हूँ, जी। जब मेरा धर्म फायदे का है तब मैं धर्म का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो लोग स्वार्थी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर आई थी, कोकिला बेन, एंड जैनिज्म की मेन थी। तो अपने बच्चों में इधर लेक्चर देने के बाद उन्होंने मंदिर दिखाया। तो बोले, बच्चों ने पूछा, मैडम आपको मंदिर कैसा लगा? तो उन्होंने कहा, मंदिर तो बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान तो मुझे बाहर मिला। बहुत मीनिंगफुल था। जी, इनका कहा कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये भगवान है। सही बात है। हाँ, और धर्म का जन्म आदमी के लिए है कि आदमी का धर्म जन्म के लिए, ये भी सोचने वाली बात है। जी। धर्म को कितना अहम रखना, कितना महत्व देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। तो एक प्रागतिक विचारधारा, एक प्रोग्रेसिव विचारधारा, एक अहिंसावादी विचारधारा। आपको ये भी मालूम होगा कि मैं महात्मा गांधी को ज्यादा फॉलो इसलिए करता हूँ कि गांधी जी ने अपने लाइफ में जैनिज्म का प्रयोग किया थ्रू दिया लाइफ। जी जी। अगर किसी ने बोला 25वां तीर्थंकर कौन है, तो मैं कह सकता हूँ कि महात्मा गांधी जी। उनके गुरु भी रहे श्रीमद राजचंद्र, गुरु भी रहे। और उनकी जो मम्मी थी वो स्थानकवासी जैन थी। जब बेचरदास स्वामी उनकी ये थे, गुरु थे। राजकोट में जब वो व्याख्यान देते थे तो बचपन में गांधी जी को साथ में लेके जाती थी। तो गांधी जी को बचपन से ही जैन धर्म का प्रभाव तो हुआ, लेकिन जब
अफ्रीका में जाने के बाद वो जब कंफ्यूज अवस्था में गए, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव होने लगा, तब श्रीमद राजचंद्र के साथ उनका जो पत्र व्यवहार हुआ, उसमें और बाहर श्रीमद निकाला। राजचंद्र ने उनको क्लैरिटी दी कि व्हाट इज आवर इंडियन कल्चर एंड व्हाट इज आवर रिलीजन। तो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली अभी बच्चे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो भी नॉलेज दूसरा किसी का आता है आधार अर्धवट नॉलेज के आधार पर अपने विचार रखते हैं, और एक रीडिंग कल्चर खत्म हुआ है। हमारी कोशिश है यहाँ विद्यार्थियों को जो एक डेप्थ ऑफ नॉलेज आनी चाहिए, वो अभी नहीं मिल रही है, और बच्चे प्लीज सवार हो जाते हैं कोई से भी विचारधारा पे। मतलब आप मुझे खुशी है कि यहाँ पे हम काफी नेचर और जो रियल भगवान का जो जगह है, सही जगह जी जी ये है। हमने मार्केट में भगवान को लेके गए और मंदिर के अंदर भी मार्केट लाया बट यहाँ पर ये स्टूडेंट्स का मंदिर है, ट्रू सेंस में मंदिर को नेचर के साथ। अगर वहां पर वास्तु पूज्य स्वामी भी अगर आए तो बोले कि मुझे सही जगह मिली तो ये उसकी खासियत है। और यहाँ का एक तो मंदिर का उपयोग यही है, यहाँ क्या मांगल्यम मंगल विचार, मतलब ये जो जगह है, हाँ। बाहर जो पब कल्चर और जो है उनसे एक गतिरोध निर्माण करने की हमारी कोशिश। जहाँ पर जब बच्चा आता है उसको ऑटोमेटिक एक नैतिक प्रभाव उसका बढ़ जाता है कि नहीं ऐसे जगह में हूँ, यहाँ पर मुझे मेरी एक शिस्त लगानी पड़ेगी, मुझे ऐसा जीना है। ये बहुत बड़ी बात है, इसका बहुत फायदा हमारे होता है। और मैं बच्चों को कहीं रोकता नहीं, बच्चे गाने लिखते, गाने गाते, भक्ति करते, तो उनके अंदर की ऊर्जा बाहर आती है। तो मेरा वे ऑफ देखने का अलग है, लेकिन वो उसका एंजॉय भी करते हैं। पर्यूषण में यहाँ पर 1000 बच्चे आके भक्ति करते, कोई भी धर्म मंडप में 1000 यंग लोगों को लाना किसी भी गुरु महाराज को भी शक्य नहीं है, और हम तो किसी को बुलाते भी नहीं, पर ये ताकत है क्योंकि मैं यूथ की भाषा जानता हूँ, उनको कौन से भाषा से उनके साथ संवाद करना चाहिए या कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके लेवल पे पहुंच के आप उनके साथ बात करते तो ये बहुत मैं चाहता हूँ कि हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। Absolutely. और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभी खाली बच्चों से प्रबोधित नहीं करता, मैं पेरेंट्स को भी बुलाता हूँ, हर साल 2 साल में सभी के पेरेंट्स को बुलाता हूँ, पेरेंट्स मीट करते हैं, आई हैव डायलॉग विद पेरेंट्स, क्योंकि उनके पेरेंटिंग भी सिखाना है, और पेरेंट्स को भी अभी एक विशाल दृष्टि आनी चाहिए, उनका विजन थोड़ा चेंज होना चाहिए। ग्लोबल विलेज की भाषा करते तो बच्चों को भी आप नर्चर करते तो अलग वे से करो जी। और जब ये देखते तो उनको लग रहा है कि मेरे बच्चे सही जगह जा रहे हैं, सही जगह। जब उनके कल्चरल प्रोग्राम, उनके डिबेटिंग, उनका एंकरिंग, उनका ये जो व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मैनेजमेंट, अपने बच्चे काम करते हैं जो घर में कभी उसने ताट नहीं उठाया जो कोई ये सब्जी नहीं खा रहा है, सब सब्जी खा रहा है, तो ये सबसे बड़ी ताकत एमजेवी की है। जी, इसके बारे में मुझे आपसे और बातें करनी है, उन बच्चों के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। आगे थोड़ा और चलते हैं, आपसे और 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। युवराज भाई, ये जो हम देख रहे हैं बहुत कम जगह ऐसा कुछ देखने मिलता है। ये पानी इतना यहाँ पे है, इतना सुंदर है ये निसर्ग। ये पानी का सोर्स क्या है? इज इट अ नेचुरल सोर्स? कैसे आपने ये कंसेप्चुलाइज किया और कैसे बनाया है, और इसका फायदा क्या है, थोड़ा सा बताइए हमें। एक्चुअली ये क्वारी थी, आप देख सकते हैं क्वारी में हाँ। सब जगह उसके जो बास करके यहाँ के पत्थर कई यूज किए होंगे पुराने में, हमारे आने के पहले। ये क्वारी 2 साइड से थी, यहाँ पर मैंने डैम जैसे उसको बंद कर दिया। ओके। और मैंने क्या किया कि यहाँ पर पहले जब मैं आया तो मैंने एक ऐड दी थी न्यूज़पेपर में, जितना भी एक्सकेवेशन हुआ है डेक्कन जिमखाना में बिल्डर लोगों को, कि मट्टी हमको चाहिए पहाड़ पर डालने के लिए। मैं सोच रहा झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। मट्टी तो मैंने बहुत 4-5 हजार ट्रक मट्टी तो डाली, लेकिन बाद में ध्यान में बारिश, पानी नहीं है। फिर हमने बोर ले लिया, कहीं भी बोर को पानी आया, 7-8 बोर हमारे फेल हो गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि अपन कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर पूरे पहाड़ के पानी को चैनलाइज किया। और फिर ये जो क्वारी है, इसको डैम आप देख रहे हैं, वहां से जो पानी है पूरे पहाड़ से आ रहा है, एकदम विशुद्ध शुद्ध पानी है। वाह। और ये पानी जब ओवरफ्लो होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको एंट्रेंस दिया बाहर, जो हमारे नीचे के कुएं में जाते हैं, जहाँ हमने सुबह देखा। तो मेरा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जी। जमीन रेडी हो गई, थोड़े बंड बने, और बाद में जो प्लांटेशन किया 20-25 साल में नेचुरल जंगल दिखता। और इसके लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी अवार्ड मिला, और पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझे हरित पुरस्कार दिया। वाह वाह। तो मेरे ख्याल से ये काम मुझे एक्चुअली, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे आर्किटेक्चर में जाना था, लैंडस्केपिंग में, और ये मेरा, हाँ, ये यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी चीजें यूज की पूरी। या नारियल की, देखो नारियल यूज किया वहां पर लाइट के लिए, मतलब ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है। राइट। लेकिन जगह का एक सही उपयोग किया,
और बच्चे इसका मनमुराद आनंद लेते हैं, देखते ही यहाँ तो पे- मजा आता है बच्चों को। बट कभी बनाया, कितने साल हो गए इसको बनाए? एक्चुअली ये मैंने क्वारी तो बहुत पहले बनाई थी, पर ये ब्रिज वगैरह मैंने कोविड में बनाया। अच्छा, और यहाँ पर मैंने एक पूरी सिनेमा शूट किया है, लेबर पेन नाम का, जो अभिजीत ही उसका डायरेक्टर है। पूरा शूटिंग ऐसा किया मैंने कि यहाँ पर बहुत गंदगी थी, अच्छा। तो उनको गंदगी का ही शॉट लेना था, तो उनकी शूटिंग के माध्यम से मैंने पूरी साफ हो गंदगी गई। निकाली। तो भी मेरा एक अलग से फायदा भी हो गया। पर अभी ये बहुत सुंदर है, बच्चे यहाँ पर स्विमिंग भी करते हैं कभी कभी। तो आप सही मायने में जो बोलते हैं जल संचय करो, जल ही संचय। जीवन है। लोग पर्यावरण पे बोलने वाले बहुत होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर मैं सच में जैन धर्म फॉलो कर रहा जी। हूँ, तो मैं ये पर्यावरण की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं सही। है। ये मैं भगवान महावीर की विचारधारा यहाँ पर जिंदा कर रहा हूँ। तो यही है, पर्यावरण को बचाओ। वाह, कितने बर्ड्स आएंगे, कितने पानी पिए होंगे, कितने प्लांट बढ़ रहे हैं, कितनी सुंदरता आ रही है। हमने देखा जगह जगह पे आपने वो बर्ड फीडर लगाए हुए हैं। यस, पानी उनको पीने के लिए, पीने के जानवरों लिए। के लिए। और आपका मन कितना प्रफुल्लित होता है। कितना भी आदमी अगर थका है, भागा है, फ्रस्ट्रेटेड है, 5 मिनट यहाँ खड़ा रहिए, थेरेपी हमारी। शांत हो जाएगा। हम बोलते हैं उसका। थेरेपी, जी जी, ट्रीटमेंट। आइए मैं आपको ट्रीटमेंट देता हूँ। True, true. यहाँ पर 5 मिनट खड़े रहो, आप अच्छा बन के निकल जाओ। इट्स तो जस्ट this is the beauty ब्यूटीफुल, of it. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। युवराज भाई, ये यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, ये हरित पुणे पुरस्कार 2005, ये पुणे महानगर पालिका ने पुरस्कार दिया है। तो कैसे चुना उन्होंने इसे? ये तो है ही इतना सुंदर है, बट ये किस तरीके से हुआ, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। आपको तो मालूम है कि पूरा टोटली बैरन लैंड था, या, और इतना बैरन लैंड था कि उसकी फोटोग्राफ भी हमारे पास मौजूद है बिफोर। उस समय उद्यान अधीक्षक यशवंत खैरे ये थे, उन्होंने ये पूरा एरिया देखा है। संभाजी पार्क पुणे में उन्होंने 100 से ज़्यादा गार्डन्स बनाए। अच्छा, और जब मैंने ये प्लांटेशन चालू किया, शुरुआत में हमारे पास फंडिंग नहीं था, तो मैं कॉरपोरेशन से भी प्लांट लाता था। मेरी उनकी जान पहचान हुई, और बाद में मैं वृक्ष प्राधिकरण समिति पे भी अपॉइंट किया, यही काम के कारण। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी, उसके कारण मैंने पूरे देश भर में टूर भी किए, अलग अलग उद्यान गार्डन देखे। लेकिन ये गार्डन की प्रेरणा देने वाला मुझे फिरोज जहांगीर अतारिया करके, एक अतारिया फार्म था पुणे में, पारसी फेलो था। उन्होंने आज जहाँ पर मगरपट्टा सिटी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गार्डन बनाई थी। अकेला पारसी था, उसकी शादी नहीं हुई थी, और वो जमाने में उसके पिताजी जहांगीर, वो जहांगीर मिल्क बेचते थे। जैसे कि आज चितले मिल्क है, वहाँ पूरे कैंप में, कैंटोनमेंट एरिया में जहांगीर मिल्क। अच्छा, शादीशुदा नहीं था, लेकिन बहुत ही कला का ये था, प्रेमी था। मेरी और उसकी बहुत बनी। तो उसके साथ में मैं कार में बैठ के जुना बाजार, उसके पास मर्सिडीज थी, जुना बाजार, यहाँ का जुना बाजार, बम्बई का जुना बाजार, चोर बाजार, पूरा बम्बई उसके कारण मुझे मालूम हुआ। और मैंने ये बोला, ये पागल आदमी ये पुरानी चीजें क्यों ले रहा है? बोला, अरे तने नहीं अक्कल है, गुजराती बोलते Yes. पारसी हो तो, अरे तने पची खबर पड़ती। आणि उसने उस पुराने चीजों से इतना सुंदर फार्म हाउस बनाया था। अच्छा, 2000 बर्ड्स का कलेक्शन था उसके पास ओहो, में। उसके ईस्ट स्ट्रीट पे बंगला था, जो विलियम्स के बाजू में, लकड़े का बंगला। बर्ड्स, बंगले के अंदर बर्ड्स घूमते थे, नाम से बुलाता तो उसके इधर बैठते थे। ओहो, क्या बात फर्स्ट फ्लोर पे उसका क्रॉकरी का ये इतनी, वो ऐसा मुझे बोलता, युवराज तेने खबर छे आप पंडित नेहरू पास आतो ना, हमारा पास लिमिटेड एडिशन, बेस्ट एडिशन। वाह। दुनिया में किधर भी एग्जीबिशन हो, कुछ भी हो, वो प्लेन लेके से जाता था ले, शौक, बाकी कुछ नहीं, ना फैमिली, ना कुछ, ना शादी। उसकी मम्मी फॉल पिको करने वाली थी, पूरा इतिहास में जानता हूँ। अच्छा, उसको मैंने बोला अपन तेरे फार्म हाउस में शूटिंग करेंगे, तो बोला ना ना હું કોઈને આપતો નથી। પારસી લોકો આમ बहुत સ્ટ્રિક્ટ હોય છે। પછી 2 દિવસ અમારી વાત નહીં થઈ, ફોન જ નહીં કર્યો। પછી આવ્યો, મારા ઘરે આવ્યો, तो मारा पर नाराज थे जी के। बोले यार, मैंने वो स्मिता जी को, जैसे कि मैंने बोला मैं अवंतिका और सीरियल में काम करता था, तो उनका एक मूवी था तू तिथे मी, मराठी, हाँ, उसमें प्रशांत दामले, कविता लाड़, ये लोगों का एक गाना शूट करना था। तो उसने फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में परमिशन दी, वो गाना उधर उसके फार्म हाउस करने के। अगर आप अभी वो फार्म हाउस नहीं है, पर अगर आपको फार्म हाउस देखना है तो मूवी देख सकते, तू तिथे मी। वो कविता लाड़ और उसका हमने गाना उधर शूट किया। वो पारसी बेचारा चला गया, उसको कोई रिश्तेदार नहीं था, बहुत लोगों ने उसकी जगह हड़प कर दी, पर वो मेरी एक इंस्पिरेशन थी। आप, मैंने ये जब गार्डन का ओपनिंग किया था शुरुआत में, मैंने उसके बारे में बहुत बातें की थी, क्योंकि ताजी ताजी थी,
और मैं बहुत उसको मिस कर रहा था, क्योंकि मुझे जिंदगी की दिशा और गार्डन की नशा वो आदमी ने दिया। तो वो सब मैंने उसके कारण ये शुरू की, इसलिए जुनी पुरानी चीजें। और ये ना आज लोगों को बड़ा दिखता है, पर ये धीरे धीरे आप जब थे तभी से देख रहे, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ सिद्धार्थ था तभी से देख रहे हैं। हाँ। तो सबने, आज के भी बच्चे आए तो ये उत्सव आके बोलते हैं सर लास्ट वीक में तो ये नहीं था, लेकिन हम अगले वीक में आए तो और कुछ देखने को मिलेगा। और ये सिलसिला आज तक मैंने चालू रखा है, क्योंकि जैसे कि कल्पेश ने कहा था ना, वीट सीमेंट वाळू, इससे मेरा रिश्ता तब से जोड़ा है तो आज तक। राइट। तो उससे ये गार्डन बनाया, और जब ये खैरे साहब आए बोले यार इतना सुंदर गार्डन बना है। उनको तो स्टोरी मालूम थी, एक तो बाहर से एस्केवेट की मट्टी लाई, बिल्डर लोगों के मट्टी, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद में इतनी ग्रीनरी, इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला उस समय। और ये बहुत मानांकित अवार्ड माना जाता है पुणे महानगरपालिका का। तो उस समय नितिन करीर जो आज ये है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये उस समय कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे। अच्छा। तो उनके समय ये अवार्ड मिला, तो मेरे लिए ये बहुत एक अवार्ड, प्रतिष्ठित अवार्ड मानता हूँ कि अच्छे काम के लिए कुछ अवार्ड मिला। बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भी वनश्री पुरस्कार के लिए यहाँ के आके ये सब फोटो और ये सब चीजें लेके गई, इंटरव्यू लेके गई। लेकिन अपने महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है तो उसमें वो अटका है, बट वो आज नहीं तो कल। और मैंने पुरस्कार के लिए कुछ काम किया ही नहीं, मिला न मिला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। को इसका यूज बच्चों के हाँ बच्चों की हंसी, उनकी खुशी, इससे और बड़ा पुरस्कार हो ही नहीं सकता। It's called ना बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, दैट इज समथिंग which we can ये see. मेरा इसके ये राज है ये पुरस्कार की। तो युवराज भाई, जैसे हमने बात करी सैटरडे क्लब का जो आपका यूनिक कंसेप्ट है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आप तो जानते हैं पुणे सिटी यूनिक है, यहाँ का कल्चर यूनिक है, यहाँ के लोग यूनिक है, यहाँ की हर एक पेट यूनिक है। या सदाशिव पेट बोले तो एक आदमी सामने खड़ा रहता है, मतलब जी वो नजर के सामने आती है। हाँ, मतलब एक प्रवृत्ति नजर आती है। ये सब यूनिकनेस है पुणे में। और पुणे में मैं बोला ना कि पुणे की एक प्रतिभा है, प्रतिमा है, और यहाँ मुल्खा वेगळी माणसं मराठीत म्हणतात, पण जो आदमी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा आदमी आपको पुणे में मिलेगा। और मेरे पास तो बहुत सारे उदाहरण है उनके, बहुत सारे उदाहरण, क्योंकि जहाँ ह्यूमर है मैं वहां भागता हूँ। तो ऐसे लोगों को मैंने पकड़ पकड़ के यूज किया है। मेरे पास, मेरे बुक में वो बहुत सारे किस्से मैंने लिखे हैं। लेकिन ये कंसेप्ट जो है कि एक शहर, एक सुसंस्कृत शहर, एजुकेशनल शहर है, वहीं पर ये कंसेप्ट चल सकते हैं सैटरडे क्लब जैसे, ताकि आप देख रहे पूरे हिंदुस्तान में राजनीति में एक दूसरे के ऊपर बंदूक लेके भाग रहे हैं। पुणे शहर में ये क्लब ऐसा है, यहाँ पर भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां है, सभी के ऑफिस बेरर हो, आमदार हो, खासदार हो, हर महीने के लास्ट सैटरडे में इकट्ठे आते हैं। उसमें फिर पुलिस कमिश्नर, सभी न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं, फिर म्युनिसिपल कमिश्नर, फिर सामाजिक कार्यकर्ते जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर काम करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये सब लोग इकट्ठे आते हैं। और सबसे बड़ी बात सैटरडे क्लब की ये है कि वहां पर हम राजनीति छोड़ के बात करते हैं, नो पॉलिटिक्स। बहुत अच्छी बात। फिर हमारा ऐसा होता है कि शिवसेना के हाथ से भाजपा का सम्मान, भाजपा के हाथ से कांग्रेस का सम्मान। और वहां पर भी ये क्लब हमने, ये सुधीर गाडगिल करके हमारे एक मित्र, उनके घर पे 5 लोगों ने हमने इकट्ठे आके किया। अच्छा। और आज के तारीख में 100 मेंबर है, 100 से ज्यादा मेंबर करना नहीं, अगर किसी की डेथ हुई तो ही नया मेंबर आता है। और आप अगर होस्ट कर रहे तो आप 25 लोगों को बुला सकते। अच्छा। उसमें मेरा खुद का एक इवेंट होता है, जैसे कि मैंने फेक सत्ता निकाला था, फेक सत्ता प्रिंटेड था, यहाँ पर ऑडियो फेक सत्ता, अच्छा, जिसको मेरा न्यूज बुलेटिन के माध्यम से होता है। और मैं सभी लोगों पर करंट अफेयर्स और उनके नाम यूज करके एक कुछ ह्यूमरस न्यूज देता हूँ। उसमें किसी को खराब लगे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन छोटे छोटे चिमटा बोलते ये लेने की मैं कोशिश करता हूँ। तो एक मजा आता है लोगों को हंसाना। आखिर मेरा काम तो उतना ही है, लोगों को हंसाओ और हंसते रहो। मैं, कोई भी मेरे पास आया रोता हुआ तो मैं उसको 2 मिनट के अंदर भगा देता हूँ। मैं बोला यार मेरा मूड मत खराब कर। तो हंसाना ये मेरी, ये तो ये सैटरडे क्लब मैं दावे कर, अभी लोग फॉलो कर रहे हैं, दिल्ली में भी चालू हुआ है। अच्छा। सैटरडे क्लब यहाँ पर हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर है, वो बोले कि हमने भी कोशिश की, लेकिन बोले पुणे है, बोले पुणे जैसा कहीं नहीं। और आपको ये कहना
इसको 15 साल हुए। ओ 15 साल एक भी मंथ में ये नहीं हुआ कि अभी ये साल सैटरडे क्लब नहीं हुआ, ये कभी month break नहीं हुआ कभी भी ब्रेक नहीं हुआ, वाओ। एनी इवेंट। लेकिन और हिंदुस्तान के सभी केंद्रीय मिनिस्टर हो, स्टेट के मिनिस्टर हो, बहुत बड़े बड़े जैसे कि पूना वाला की जो ये मतलब साइंटिस्ट हो, इतने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता है। हर क्लब में कोई ना कोई बड़ी हस्ती नेशनल लेवल की आती है, Right. अपने विचार रखती है। मेरे ख्याल से हमारे लाइफ के इस चरण पर ये चीज हमारे लिए बहुत शक्ति देने वाली है, ऐसा मैं मानता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट। कभी मौका मिला तो जरूर हूं। इनवाइट आएंगे करूंगा आपके जरूर, मैं साथ। होस्ट करूंगा, आपको मिलाऊंगा। जी जी। और ऐसा जैसा आपने पहले कहा, पॉलिटिक्स राजनीति में सब एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, वहां सबको साथ में लाना कितना मुश्किल हो सकता है, बट पुणेकर में ये खासियत और है। इसके कारण शहर की हारमोनी, जी डेफिनेटली कोई डेफिनेटली। भी दंगा फसाद करने वाले एक दो पार्टी वाले होते, पर इधर हाँ। तो साथ में बैठे। जी जी तो जी। कभी आपने देखा है पुणे में बहुत बड़ी दंगा हुआ है? वाई पुणे इज सेफ? या हम क्यों बोलते हैं कि 12 बजे तक लड़कियां जा स्कूटर सकती पे है। घूम सकती है? तो ये मैं चाहता हूँ कि नागरिक। अपना हर आदमी का इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए शहर की इमेज के लिए। जा- दूसरा एक मैं प्रोग्राम बनाता हूँ हाँ। सारसबाग में, पहाड़ दिवाली। यस, दिवाली ये मैं पहाड़। 23-24 साल से कर रहा हूँ। और सुरेश वारकर से लेके बेला सेंड जितने भी नाप जो बांदेकर पैठनी वाला, वो बांदेकर मेरे एंकरिंग करता था। तो कहने का मतलब ये है कि सारसबाग में पाड़वा के दिन दिवाली में कम से कम 10-15 हजार लोगों लोग का आते हैं। कॉन्सर्ट लगातार 25 साल, और वो भी बिना मूल्य। दिवाली के दिन। दिवाली के मतलब दिन it is- मैं मेरे घर की दिवाली छोड़ देता हूँ, घर वालों की गालियां भी खाता हूँ, लेकिन जो आनंद है लोगों को गाने पे नचाने का और वो जो मजा है, मैं जाने के बाद शायद लोगों को मेरी जिंदगी समझेगी Yeah. कि मैंने तूने जैसी बात की, सप्तरंग कितने रंग मैंने उड़ाए दुनिया की लाइफ में, मैंने कोई भी रंग नहीं छोड़ा। मैं दुनिया के हर देश में घुमा हूँ, मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, गाना भी लिखता हूँ, कविता भी हूँ, गाता भी हूँ, ठोकता भी हूँ, फेंकता भी हूँ, हर चीज करता हूँ जो आदमी ने करनी चाहिए, ये मैंने करने की कोशिश की। ट्रू सेंस में रेनबो, जो ट्रू कहते सेंस हैं। में रेनबो। और वो जिंदगी में सबको कहता हूँ कि यार तुम, मुझे लोग आते हैं, मैंने इतने कमाए, 40 खोखा मिला, 50 खोखा मिला, मेरे लिए उनके लिए ऐसा समझते हैं खोखा वाला नहीं, दुकान फसलेला आदमी है। सही तो जिंदगी समझना और जिंदगी को जीना, जी। ये बहुत बहुत बड़ी कंसेप्ट। बहुत बहुत लोगों को बहुत जिंदगी समझती है, या। लेकिन सामने शमशान घाट आता है, तब उसके पीठ पर बहुत पैसे होते हैं, लेकिन तो उसको लगता है कि यार पैसा इधर रहने वाला, और जिंदगी तो मैं भूल गया। पैसे के मैं बोझ लोगों में- को कहता हूँ कि जिंदगी के याद करो एक एक दिन, वापिस वही सेंटेंस, कल हो ना हो, जिंदगी ना मिले दोबारा। थैंक यू युवराज भाई, थैंक्स फॉर दिस। तो दोस्तों, हम अभी आज अपने इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे हैं। हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की शुरुआत से 100 साल पहले। हमने बहुत सारी बातें की जैनिज्म के ऊपर, युवराज भाई की पर्सनल लाइफ के ऊपर, उनके विजन के ऊपर, कैसे ये पूरी हॉस्टल ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे ज्ञान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, कैसे समाज सुधारना के ऊपर ध्यान रखा गया। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, एक नई बिल्डिंग बन रही है जो 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, विच इज़ गोइंग टू होस्ट ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स। एंड आई थिंक ये एक नया आयाम देगी ये पूरे परिवार को, पूरे संकुल को। तो युवराज भाई, आपसे ये जानना है, अभी हमने देखा है जैनों का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी, टुवर्ड्स इकोनॉमी, बट कि आपकी नज़र में आप कैसे देखते हैं जैन इन द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? सब जगह भी फैले हुए हैं, बाहर दुनिया में, ग्लोबली दे आर रिकॉग्नाइज्ड, वेरी वेल एक्सेप्टेड। इंडिया में दो हम मुट्ठी भर हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमारी ऑफिशियल पॉपुलेशन 60 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, बट कैसे हम ये 1% ऑफ एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो हम कैसे इस चीज़ को देखते हैं? और आपकी नज़र में जैनों का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड कैसा, क्या मायने रखता है? देखिए कि जैन समाज का डीएनए अगर चेक करेंगे तो उनके अंदर बिजनेस ये होता ही है। उसका एक ज्योग्राफिकल रीजन भी है और हिस्टोरिकल भी रीजन है। ज्योग्राफिकल ये कि हम गुजरात किनारे पे रहे, किनारे से परदेश से सबसे पहले जाने वाले अगर कोई रहेंगे व्यापारी, ट्रेडर्स, वो गुजराती जो शिप लेके जाते थे, शिप लेके ऐसा। जाते थे, टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, जी। मैनचेस्टर से कपड़ा लाते थे। तो पारसीज, जूज एंड जैन्स, जूज इसलिए कि
हिंदुस्तान के प्रगति में डेविड ससुन का बहुत बड़ा हाँ, कंट्रीब्यूशन है, वो तो बहुत अलग चीज स्टोरी है। लेकिन अगर जैनों के बारे में कहना है तो जैन समाज का बिजनेस कंट्रीब्यूशन बहुत था। और वीरचंद राघोजी गांधी जो शिकागो में धर्म परिषद में गए थे स्वामी विवेकानंद के साथ में जी और उन्होंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया शिकागो में जैन धर्म को, मतलब विवेकानंद के बाद में उनका भाषण हुआ और विवेकानंद जी को जो चीजें आंसर नहीं कर पाए क्योंकि उनके बाद में क्रिश्चियन पादरियों में अलग अलग लोगों ने उनके कुछ सवालों पर बहुत सवाल उठाए, बवाल किया, उसके आंसर्स उन्होंने किए। भारत में अगर आप देखा जाए आज के तारीख में बिजनेस में टोटल इनकम टैक्स में से 24-25% इनकम टैक्स एक कम्युनिटी की तरफ से आता है। तो इसका मतलब यह है कि ये कम्युनिटी बिजनेस में माहिर है। छोटे से बड़े से गांव में आपको दुकानों में, बिजनेस में, ट्रेडिंग में, मैक्सिमम ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में कम है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में टॉप में, जैसे कि अभी अदानी का ही नाम है, गौतम अदानी अभी तो दुनिया का सबसे रिच आदमी भी माना गया। उसके बाद में बहुत सारे जैन व्यापारी, हमारे सुधीर भाई मेहता जो है टोरंटो पावर हो या बड़े बड़े कंपनी जो होल्ड करते हैं शेयर्स में, स्टॉक्स में। और सबसे बड़ी बात, आसिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज रायचंद भाई ने शुरू किया, जैन। अकबर का जो इकोनॉमिक संबल था वो तोरणमल। साउथ में जाएंगे तो रानी अबक्का थी जो ब्रिटिशों के साथ लड़ रही थी। झांसी के रानी का भी जो प्राइवेट सेक्रेटरी था वो जैन। महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र का पहला शुगर फैक्ट्री वालचंद हीराचंद ने जी पहला कॉलेज वालचंद हीराचंद ने शुरू किया, इंजीनियरिंग का सोलर कॉलेज। पहला रेल लाइन बॉम्बे से उन्होंने डाला है। कंट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए तो सिने इंडस्ट्री में जाएंगे तो वी शांताराम का नाम है। महाराष्ट्र में रयत शिक्षण संस्था का अगर देखेंगे तो कर्मवीर भाऊराव पाटिल जैन है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वी शांताराम ये जैन है, ये भी बहुत लोगों को मालूम, लेकिन उनको तो हिंदी सिनेमा का एक पितामह है। तो कोई भी इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है जैनों ने, कोई भी इंडस्ट्री छोड़ी नहीं की। शिपिंग कॉर्पोरेशन हो या ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज में एजेंसी लाइन हो, ट्रेडिंग लाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो, क्योंकि वो तो एक तो वारसा से आता है, परंपरा से आता है, और जैसे कि मैंने कहा कि उनके डीएनए में बिजनेस होता है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के प्रगति में, हम बहुत संख्या से, जैसे आपने कहा 1% है कम है, लेकिन आपका अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हर गांव में जैन होटल मिलेगा, जैन रेस्टोरेंट में, हर गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बात। मैं चाइना में गया, शन में जैन भोजनालय देखा, थिम्पू में देखा, भूटान में जैन भोजनालय देखा। तो वो लोगों को मालूम है अपने देश में ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने वाले जो लोग आएंगे तो जैन लोग रहेंगे, तो चाहे उनको उनकी खाने पीने की सुविधा करनी चाहिए। तो यही एक ये है कि हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है व्यापार के लिए। और मैं जब मेरा पेट्रोल पंप था यहाँ पर आरटीओ के सामने, और कंपनी के लोग मुझे जब बोल रहे थे तो कंपनी के लोगों की बात में बोलते कि हम इंटरव्यू सबके लेते हैं, हमारी इम्प्लाइड पॉलिसी बर्मा शेल से, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट भारत पेट्रोल, बर्मा शेल के मेरे मिस्टर आरके मेहरा थे, बोले अरे हमारी एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है और वो बोलते सिर्फ मारवाड़ी गुजराती लोगों को ही पंप देना, क्योंकि बोले हम धंधा करने के लिए आए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को संकेत मिला कि हमारी पॉलिसी है कि हमको अगर बिजनेस करना है तो यही कम्युनिटी को देना है बिजनेस। सिंगापुर में सॉरी हांगकांग में सिंधी लोगों की एक बहुत मार्केट थी, उसमें 2 मारवाड़ी गए, ये तो दिलीप चित्रे ने लिखा है एडिशन में। 2 मारवाड़ी की दुकान चालू होते ही अगले साल में सब सिंधी लोगों की दुकान तो इसका रीजन ये होता है कि रात को 12 बजे खोलने को अगर आपको बोला दुकान गांव में तो आ जाते हैं। सेवा भाव भी होता है उसमें, धर्म भी होता है, कस्टमर सर्विस सबसे। कस्टमर सर्विस देखो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन गांव में जिस गांव में जाएंगे उस गांव के साथ रहेंगे, वहां के लोगों के साथ जुड़ेंगे, वहां के कल्चर के साथ जुड़ेंगे। ट्रेडिंग कैसा करना, मार्केटिंग कैसा करना, इनसे सीखो, मेहनत बहुत करते हैं। तो मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन तो बहुत है अपना। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हिंदुस्तान के बड़े 25 उद्योगपति में 9 उद्योगपति जैन है, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिनका पॉपुलेशन 1% से कम है। मतलब ये है, तो ये बहुत अगर प्रोपोर्शन में गिना जाए 0.1% एक्चुअली, 0.1%। लंदन के चौक में अगर स्क्वायर में कोई जैन ज्वेलर दिखता है तो हमको भी लगता है यार कहाँ पहुंचे। तो वही बात है, जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए। भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो एसबीओ का कंसेप्ट है, अलुमनी एसोसिएशन के अंडर ला रहे हैं,
श्री महावीर जैन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको किस तरह से देखते हैं अपनी कम्युनिटी, अपना जैन समाज और नेशन बिल्डिंग की तरफ अग्रसर होते हुए? मेरे ख्याल से जो मैंने अभी पहले बात की थी, जिस रास्ते पे हमें जाना चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ कि ये रास्ता हमने ढूंढा है। और ये मेरे लिए इतना अच्छा है कि मेरे जो 30 साल से जितने भी स्टूडेंट्स और उसके पहले भी जो महावीर जैन विद्यालय में पढ़े हैं, उनका एक बिजनेस परिवार हम बना रहे हैं। और ये अच्छी कोशिश है। और इसके कारण जैसे कि मैंने कहा कि व्यापार की दिशा बदल गई, ट्रेंड चेंज हो गए, वॉलमार्ट्स आए, या आए, ग्लोबल विलेज बन गया, बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस हो गए, सो मेनी नए नए चीजें बिजनेस में आ रहे, तो बिजनेस बहुत बिकम कॉम्पिटिशन। भले हम हमारा डीएनए बिजनेस का हो तो भी हमको अभी चैलेंज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समय के साथ समय के साथ बदल। और समय के साथ बदलने की ये पहल है एसबीओ। और उसमें हमारे सब जो एक्सपर्ट स्टूडेंट रहे, सिद्धार्थ कोठारी जैसे जो लोग हैं, आप लोग उसमें एक आइडियोलॉजिकल बेस, उसको एक अधिष्ठान दे रहे हैं कि उस कौन सी दिशा से चलना चाहिए। और इसके कारण हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म में वापस आएंगे इसी बहाने, और सबका इससे फायदा होगा। क्योंकि जो भी नया बिजनेस कर रहा है उसको लगा कि चलो कुछ नहीं तो मेरे लोग तो मेरे साथ में हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत नई कंसेप्ट है। और शायद मैं तो चाहता हूँ कि आप और कुछ अगर आपको इसमें इनपुट देना है तो मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में और क्या आइडिया है, तो ये आप भी बोलिए। आई थिंक ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि ये दोहराया नहीं गया है, पहले बहुत जगह पे हमने देखा है। बट जब भी एक कम्युनिटी साथ में आती है तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। जैसे नए लोग आते हैं कुछ भी काम के लिए, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, वो एनर्जी रहती है, जोश रहता है, प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहां पे देयर आर एक्सपर्ट्स हु कैन गाइड देम, हु कैन स्टीयर देम। अभी कोई किसी भी बिजनेस में, प्रोफेशन में आगे आना चाहता है, उसको पता नहीं चलता है मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या मार्केट में डिमांड है, नया क्या चल रहा है। तो एक एसबीओ एक ऐसा माध्यम बन सकता है जहां पे लोगों को ये पता चले। एंड जैसा आपने कहा, एसबीओ इज नॉट ओनली फॉर बिजनेस। एसबीओ का ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जिसमें उसका वेल बीइंग हो, उसका कल्चरल डेवलपमेंट हो, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सो आई थिंक ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप है। लेकिन जो जिस तरीके से रिस्पांस मैं देख रहा हूँ मिल रहा है, तो लोगों को बहुत पसंद आया है। और मैं जानता हूँ, और मैं उसी दिन भी बोला कि आज तक के तारीख में हम यहाँ पर बैठे, ये हमारा पहला दिन है, जैसे कि हॉस्टल का पहला दिन होगा। 25-30 साल में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, क्योंकि हम जिस थ्रेड से बांधे हुए वो थ्रेड लोगों के पास नहीं है। ये थ्रेड हमको खींचता है जी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से एसएमजेबी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी बनेगा, एक अट्रैक्शन बनेगा। और उसके कारण खाली बिजनेस नहीं, बहुत सारी चीजें जो अंतर में है, बहुत सारी चीजें, एक दूसरे से जान पहचान, शादी वादी, जो भी चीजें इसके कारण मिलेंगे, हम मिलते रहेंगे। और मेन तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, महावीर जैन विद्यालय का बेस है। एटलीस्ट जब तक मैं हूँ इस संस्था से जुड़ा हुआ, तब तक तो एसबीओ को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिविटी इटसेल्फ इतनी अच्छी है कि कोई भी ये छोड़ना नहीं चाहेंगे। और नए बच्चों के लिए आज बहुत इतना बड़ा प्रॉब्लम कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मेरी डिग्री आएंगी, लेकिन आगे क्या, सबसे बड़ा सवाल। 45% से ज्यादा लोग बेकार है हिंदुस्तान में, नए जॉब्स उपलब्ध नहीं हो रही। और जो नई नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये और आपके जॉब कम करने वाला है। तो आपको ऐसी कम्युनिटी और ऐसा बेस नहीं रहेगा, तो आपको ऐसा लगा हमें कोई है ही नहीं वाला। तो हम तो पहले एजुकेशन में आए, फिर लोगों को बिजनेस में भी लाया, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट सिस्टम, एसबीओ इज द सपोर्ट सिस्टम फॉर आवर स्टूडेंट्स। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच युवराज भाई आपके विचारों के लिए, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।